उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दुनिया का दूसरे नंबर का एक ऐसा शहर बना है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दरअसल स्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से भारत के 22 प्रदूषित शहर हैं। दरअसल आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि राजधानी दिल्ली भी दुनिया के प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है। हालांकि 2019 की अपेक्षा 2020 में वायु गुणवत्ता में 15% का सुधार था। दरअसल ये रिपोर्ट PM 2.5 के कणों के आधार पर बनाई जाती है, जिसके अनुसार दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 22 भारत के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के शहर हैं जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहर शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत में प्रदूषण को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए, सरकार की इस पर कोई ठोस नीति देखने को नहीं मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ निशांत राय, Check 24/7 न्यूज़, दिल्ली। किसान अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर आज एक मीटिंग कर रहा है और इसमें तमाम संगठनों का भी किसानों को अब समर्थन मिलने लगा है और इस बैठक में तमाम संगठनों के लोग भी पहुंचे हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 23 मार्च को युवा दिवस पर युवाओं को आगे किया जाएगा। इसके अलावा 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे हो रहे हैं, इसमें पूरे देश को बंद किया जाएगा। तो इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और गाजीपुर पर पंचायत हो रही है और इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि कई महीने हो चुके हैं, 100 दिन से ज़्यादा का वक्त आंदोलन जारी, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई रास्ता नहीं निकल रहा है और यही वजह है अब किसानों ने उन राज्यों में पहुंचना शुरू कर दिया है जहां चुनाव हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा है कि हम उन राज्यों में बंद की कॉल नहीं लेंगे। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि किसानों की तरफ से क्या फैसला इस मीटिंग में लिया जाएगा। हैदर अली, Check 24/7 न्यूज़। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि किस तरीके से कोरोना के ऊपर काबू पाया जाए। हालांकि देश के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो जारी है, लोग वैक्सीन को लगवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14 मार्च को भारत देश के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए। इसके बाद दोबारा से मुंबई के, महाराष्ट्र के कई इलाके जैसे कि पुणे, नासिक, नागपुर में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की बढ़ती हुई खबर आई, तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना के लगातार नए केस मिले, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से ये कहा है कि आप जो है अपने राज्य के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर लोगों को जाने के लिए इसका आदेश सख्ताई से करवाए और कड़ी पालना इसकी की जाए, ऐसा प्रशासन को आदेश दीजिए। कैमरामैन विनय के साथ कपिल गोल, Check 24 न्यूज़, गुरुग्राम। लोकसभा में पास हुए नई दिल्ली के लिए एक नए विधेयक को लेकर लगातार जो विरोध है वो चलता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। इस बिल के आधार पर जो सारी शक्तियां हैं अब वो एलजी की निहत होंगी। इस पर लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को समस्या है तो वो हरियाणा में जाके मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि दिल्ली पहले से ही पूर्ण राज्य के दर्जे में नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसे में लगातार इस मसले पर जो राजनीति है वो बढ़ती जा रही है और एक दूसरे पर लगातार बार पलटवार का सिलसिला जारी है। लेकिन देखना यह है कि इस मसले पर जो घमासान चल रहा है आखिर वो कब तक जारी रहता है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो तमाम जो दल हैं वो इसके विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सहयोगी राहुल के साथ केशव मिश्रा, Check 24/7 न्यूज़, दिल्ली।
इस वक्त हम मौजूद है गोमती अपार्टमेंट में और ये वही गोमती अपार्टमेंट है जहां पर बीजेपी के हिमाचल प्रदेश मंडी से लोकसभा के सांसद रामस्वरूप शर्मा रहा करते थे। तकरीबन सुबह 8:30 बजे संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 8:30 बजे पुलिस को कॉल आता है और पुलिस के आला अधिकारी आनन फानन में यहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि रामस्वरूप शर्मा का कमरा अंदर से बनता और जब पुलिस अंदर जाती है तो रामस्वरूप शर्मा फंदे से झूलते हुए पुलिस को मिलते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, पुलिस ने एक जानकारी और दी है कि पुलिस के हिसाब से अभी तक कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो ये हत्या है या आत्महत्या अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी इससे आगे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही हम आपको एक खबर और दे दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से रामस्वरूप शर्मा डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उनको डायबिटीज़ था और अभी हाल ही में उन्होंने कुछ दिनों पहले कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। इसी गोमती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में रामस्वरूप शर्मा रहा करते थे। बजट सत्र चल रहा है इसलिए वो यहाँ पर आ रखे थे। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें, जब हमने कानपुर के सांसद भोपाल सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको किसी भी तरीके का कोई भी तनाव नहीं था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तिगत जीवन जो था वो बहुत अच्छा था, उनका नेचर बहुत अच्छा था और किसी तरीके की उनके पास कोई उनको टेंशन नहीं दिखाई दी थी। लेकिन जिस तरीके से ये संदिग्ध मृत्यु हुई है रामस्वरूप शर्मा की, वो यकीनन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और बीजेपी पूरा अपना दमखम लगाए हुए थी। इसके साथ ही हम आपको बता दें, बीजेपी के आज CEC की मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी, जो फिलहाल अभी स्थगित कर दी गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर और बाहर निकल के आई है, रामस्वरूप शर्मा का डेड बॉडी आरामेल अस्पताल में ले जाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। उनका पोस्टमार्टम वहां पर किया जा रहा है यकीनन। लेकिन जो रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगी। JK24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने सत्ता संभालते ही पहली चुनौती के रूप में अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट का उपचुनाव है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। 23 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा की ये सीट परंपरागत सीट रही है। इस सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने 2 बार जीत हासिल की है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी सुरेंद्र सिंह जीना ने इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हराया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार लोकप्रिय फैसले ले रहे तीरथ सिंह रावत इस सीट पर कितनी जीत हासिल कर पाते हैं और यहां से जीतकर भाजपा के विजय रथ को कितना आगे ले जा पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज़। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने एक लेटर लिख के हड़कंप मचा दिया है। इस लेटर में लिखा है कि सुबह के वक्त जो अजान होती है, जिसके चलते उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, जिसको लेकर प्रयागराज के जो DM हैं उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अजान से किसी भी व्यक्ति की नींद नहीं खलल में आती है। लेकिन राजनीतिक तौर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो अन्य प्रोफेसर हैं वो भी अपना अपना अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की लेटर लिखना या इस तरह का किसी धर्म के प्रति या अजान के प्रति टिप्पणी करना ये गलत है। अमित श्रीवास्तव, JK न्यूज़, प्रयागराज। जहां एक तरफ पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सभी देश कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ एस्ट्राजेनेका के कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूरोप के कुछ देशों में कोरोना की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद खून के थक्के जमा होने की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, जिसके बाद कई देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन अब एस्ट्राजेनेका की तरफ से एक बयान जारी कर इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इससे किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट सामने निकलकर नहीं आए हैं। जो खून के थक्के जमा होने की बात कही जा रही है उसकी वजह कुछ और है, कोरोना की एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विश्व के तमाम देश जो हैं वो वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का साथ देते हुए कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और आने वाले समय में ब्रिटेन इस पर प्रतिबंध लगाने की नहीं सोच रहा, बल्कि इस उत्पादन को बढ़ाकर वैक्सीनेशन को और मजबूत करने की सोच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कोरोना के एस्ट्राजेनेका वाले वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स के मामले सामने नहीं आए हैं और इसीलिए सरकार कह रही है कि वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है
और फिलहाल इस पर रोक लगाने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज के लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे T20 मुकाबले में भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है, जहां पर भारत के सामने अब सीरीज बचाने का एक बड़ा चुनौती सामने आ गई है। दरअसल आपको ये बताते चलें, पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत हासिल की, दूसरे मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन तीसरा मुकाबला जब खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच T20 का, तो उसमें भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत की बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, गेंदबाजी में भी ज़्यादा कमाल देखने को नहीं मिला। हालांकि इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 8 विकेट से करारी शिकस्त दे दी है। अब देखना यह होगा कि भारत आने वाले समय में जो 2 मैचेस रह गए हैं उसमें किस तरह से वापसी करता है और क्या सीरीज बचा पाता है या फिर नहीं, क्योंकि अगला मुकाबला खेला जाना है। अगर अगला मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है तो सीरीज वो गवा देगा, अदरवाइज देखना होगा कि अगर अगला मुकाबला जीत जाता है तो 5वां T20 मुकाबला निर्णायक साबित होगा। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं अब्दुल नबी हसन, JK 24/7 न्यूज़। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की अब पंजाब सरकार के अंदर वापसी, या फिर ये कह सकते हैं कि पंजाब सरकार में उनकी अहम भूमिका लगभग तय मानी जा रही है। आज शाम 4 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक अहम मुलाकात होगी और ये मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री के सिसवा स्थित फार्म हाउस पर होगी। पहले ये बैठक 2 बजे होनी थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से अब ये बैठक 4 बजे हो रही है, जिसके बाद ये साफ हो चुका है कि पंजाब कैबिनेट के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ी भूमिका के अंदर नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ही पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने भी नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब भवन के अंदर मुलाकात की थी और तब पंजाब का बजट सेशन भी चल रहा था। बजट सेशन के दौरान भी नवजोत सिंह सिद्धू मुखर भूमिका में नजर आए थे, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि 2022 से चुनाव से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की जो कोशिशें हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और जल्द नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ी राजनीतिक भूमिका में नजर आएंगे। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।